29 सितंबर 2008 एक ऐसा दिन जिसे मालेगांव के लोग कभी नहीं भूल सकते। रमजान का महीना था। रात के करीब 9:35 हुए थे। अंजुमन चौक के पास भीड़ थी। मस्जिद के बाहर नमाजियों की हलचल थी। तभी एक बाइक में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानों और मकानों की दीवारें हिल गईं। चीखें गूंज उठी। बाजार की रौनक मातम में बदल गई। इस धमाके में 6 मासूम लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में सभी मुस्लिम समुदाय के लोग थे। अब तक क्या क्या साबित नहीं हुआ। आरडीएक्स या बम मिलने का नहीं मिला कोई सबूत। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी नहीं हो सका साबित। कोई गुप्त बैठक हुई थी, इसका भी नहीं कोई प्रमाण। आरडीएक्स लाने में कर्नल पुरोहित का हाथ नहीं हुआ सिद्ध। बाइक का नहीं मिला चेचिस नंबर। घटनास्थल का अधूरा रहा पंचनामा। कोर्ट ने साफ कहा यूएपीए की धाराएं यहां लागू नहीं होती। दरअसल इस ब्लास्ट केस की जांच पहले एटीएस ने की और बाद में 2011 में एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई। इस बीच वो बड़े नाम सामने आए जब 23 अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा और श्याम साहू को गिरफ्तार किया गया। बाद में कर्नल पुरोहित और स्वामी असीमानंद समेत 7 आरोपी पकड़े गए। 17 साल चले इस केस में 323 गवाहों से पूछताछ हुई, लेकिन 34 गवाहों ने अपने बयान बदल दिए और फिर 31 जुलाई 2025 को एनआईए कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जहां मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद फैसला सुनाया कि सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि धमाके में इनका कोई हाथ था। सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा का बयान भी सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि इस मामले में 17 साल तक उन्हें अपमानित किया गया। साध्वी ने कोर्ट के फैसले को भगवा और हिंदुत्व की जीत बताया। बता दें कि एनआईए की अदालत ने सबूतों के अभाव में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन इस मामले में बरी हुआ है। भोपाल से पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सैन्य खुफिया विभाग में तत्कालीन सेवारत अधिकारी, मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी। इन सभी आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जिनमें षड्यंत्र, हत्या का प्रयास, दुश्मनी को बढ़ावा देना और स्वेच्छा से चोट पहुंचाना शामिल है। सभी 7 जमानत पर बाहर थे। अब इस फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। फैसला आने के बाद सरकार और विपक्ष के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस की हिंदू आतंकवाद की साजिश ध्वस्त हो गई, तो वहीं गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, उन्हें देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद न कभी भगवा था और न कभी होगा। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी आतंकवादी नहीं होता, बस कुछ लोग धर्म को नफरत का हथियार बनाते हैं। जबकि एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एनआईए ने जानबूझकर घटिया जांच की। इसके अलावा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया देने में चूक नहीं की। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू की। हमको समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी, क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था। आज उनका जवाबदेही उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से।
तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया उनको जवाब देना है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन इस फैसले ने कानूनी, सामाजिक और सियासी तीनों मोर्चों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 17 साल बाद आया फैसला, लेकिन जो वक्त गया, जो बदनामी हुई, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? क्या अब उन नेताओं, अफसरों और जांचकर्ताओं की जवाबदेही तय होगी जिन्होंने बिना ठोस सबूत इतने गंभीर आरोप लगाए? और क्या हम सच में मानेंगे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, या ये बात सिर्फ कोर्ट की फाइलों तक ही सीमित रहेगी? डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।